मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 के एक साइंस के अत्यंत ही महत्वपूर्ण वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं आपके 2022 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए प्रतिदिन हम लोग एक नए वीवीआई प्रश्नों की चर्चा करते हैं और इस क्रम में आज हम लोग आपके एक विज्ञान अर्थात कि साइंस के शानदार मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे। अब हम लोग प्रयास करेंगे कि कोई भी मॉडल पेपर उठाए, जैसे आज ही के मॉडल पेपर में हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात नहीं करेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न और कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न, कुछ बिना ऑप्शन वाले थ्योरेटिकल प्रश्न, जिससे कि आपके सब्जेक्टिव प्रश्न का भी रिवीजन हो और ऑब्जेक्टिव का भी। अर्थात कि आज की इस क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव प्रश्न भी मिलेगा। तो ध्यान से एक एक बात को अंत तक समझिएगा। बिल्कुल आपके एग्जाम के अनुरूप आप देख रहे हैं, ऐसे ही आपको एग्जाम में प्रश्न पत्र मिलेगा, उसी रूप में आपको मॉडल पेपर तैयार किया गया जैसे एग्जाम में इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में प्रश्न आता है। यहाँ पे आगे कुछ इंस्ट्रक्शन है, मान्य सा निर्देश है, इसको हम लोग स्किप करते हैं, सीधे चलते हैं प्रश्न पे। तो सबसे पहले आपको मिलेगा साइंस में ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जिसके में से 40 का जवाब आपको ओएमआर सीट पे देना है। मैं बोला हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव की भी चर्चा करेंगे, तो एक एक बात को ध्यान से समझिएगा और सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न है तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। जो प्रश्न याद होगा उसको स्किप कीजिएगा और जो प्रश्न याद नहीं होगा उसको लिखते चलिएगा, क्योंकि सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न, यहां से काफी प्रश्न आएगा, आप देखेंगे बोर्ड एग्जाम में। आंसर देते चलिए जिससे आपको भी मालूम चले, गलत या सही कुछ भी आप आंसर कमेंट कर सकते हैं। ऐसे में बाद में सही आंसर बताऊंगा तो इसे आप याद कीजिएगा। अगर लाइव में आप आंसर कमेंट करना चाहते हैं तो सब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। डेली 6:30 PM पे यहाँ पे एक नया क्लास आपके लिए अपडेट किया जाता है, शाम में 6:30 PM। तो इस समय आप क्लास ज्वाइन करके लाइव चैट में अपना आंसर दे सकते हैं, या आपका कोई भी क्लासेस छूटता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट में हर सेक्शन का बना दिया हूं, मॉडल पेपर 2022 के नाम से भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें जाकर आप कभी भी अपने समय अनुसार क्लास को देख सकते हैं। कह रहा है आपसे कि दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु के मूलतः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। मैं बोला बिल्कुल यूनिक प्रश्न मिलेगा, वही प्रश्न मिलेगा जिससे यहां से देखिएगा तमाम प्रश्न सीधे सीधे इस साल के बोर्ड एग्जाम में आएंगे। क्या कह रहा है यहाँ पे, इंग्लिश मीडियम वाले के छात्रों के लिए प्रश्न है, कह रहा है दो समानांतर यहाँ पे समतल दर्पण रखा गया, समानांतर है, यहाँ पे देख लीजिए ऐसे दो समतल दर्पण हम लोग रख दिए हैं, इसके बीच में सर कोई वस्तु है तो इसके कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो सोचिए एक समतल दर्पण ए प्रतिबिंब बनाएगा, फिर इसी रिफ्लेक्ट करके ए बनाएगा, फिर ए बनाएगा, ऐसे इसमें बहुत सारा प्रतिबिंब बनेगा एक वस्तु का, क्योंकि दोनों एक दूसरे के समानांतर रखा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। काफी विद्यार्थी ऑप्शन डी आंसर कमेंट किए हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही है। नहीं मालूम था तो याद रखेंगे ऑप्शन डी, कॉन्सेप्ट यहां पे आप समझ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं सर दूसरे नंबर प्रश्न की। प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगा। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। प्रश्न को पहले अच्छा से समझकर तभी आंसर कमेंट कीजिएगा, कोई घबराहट आपको नहीं रखना है, ध्यान से प्रश्न को समझेंगे। कह रहा है एक अवतल दर्पण से ध्रुव से फोकस की दूरी, यहां से देख लीजिए, मान लीजिए दर्पण का अवतल दर्पण का ध्रुव है और यहाँ पे इसका फोकस, यहाँ पे इसका मान लीजिए ध्रुव था और ये फोकस था, तो इसके बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर। ये सवाल पूछा है और पूछ रहा है वक्रता केंद्र अर्थात कि सी बताइए, नहीं कि आपको वक्रता त्रिज्या बताना है। वक्रता त्रिज्या रहता चलिए आप दो गुना करते तो कहते 50 सेंटीमीटर। यही गलती आपको एग्जाम में नहीं करना है, इसलिए मैं बोलता हूं कि यहाँ पे सिर्फ यूनिक क्लास आपके लिए लेकर आया जाता है ताकि नया कुछ आप सीखने का प्रयास करें। प्रश्न में क्या कहा था कि अवतल दर्पण के यहाँ पे पी से ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वक्रता केंद्र तो यही तो होता है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या नहीं पूछा, वक्रता केंद्र तो यही होगा सर। तो ऑप्शन बी सेम रहेगा, ऑप्शन बी। देखिए कितना शानदार प्रश्न था, कोई भी गलती नहीं, ऑप्शन भी अपने को सही आंसर करके आना है। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, बात करते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की। न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है, घबराने की बात नहीं है, आसान प्रश्न है। कह रहा है हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है, हीरे में प्रकाश का चाल क्या होगा सर। इससे शानदार प्रश्न क्या हो सकता है, तो इसको आप बना भी सकते हैं। आप जानते हैं अपवर्तनांक बराबर एन बराबर क्या होता है, सी बट्टा में भी ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, निर्वात में प्रकाश के चाल बटा किसी माध्यम में प्रकाश के चाल। अब देखिए एन अपने को दे दिया है, यहाँ पे देख रहे हैं एन दे दिया है कितना 2.4, अपवर्तनांक दे दिया है हीरा का। सी प्रकाश का चाल हम लोग को याद रहता है, आप जानते हैं निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और भी तो यही तो भी हमको निकालना है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको गुना करेंगे तो भी बराबर कितना हो जाएगा 3 × 10⁸ और यहाँ पे गुना में है तो इधर आके हो जाएगा भाग में। अब इसे हम कटा देंगे 3 तो ये लगभग कटता है तो 1.25 ऐसे आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1.25 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड कहाँ दिया है सर, तो ऑप्शन डी, यही इसके लगभग है। यहाँ पे 5 नहीं दिया, दशमलव के बाद एक ही अंक ऑप्शन
ऑप्शन में देता है तो कोई चिंता की बात नहीं, ऑप्शन डी। अब कोई भी प्रश्न पूछेगा इसी तरह आपको सॉल्व करके आपको बस अपवर्तनांक दिया रहेगा। देखिए मैं बोलता हूं हमेशा परीक्षा में क्या करता है, अंक चेंज करेगा, अपवर्तनांक दे देगा, फॉर्मूला यही रहेगा, निर्वात में प्रकाश की चाल आपको याद है, ऐसे ही आप गुना भाग करके आंसर निकाल लेंगे। फिलहाल राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूं आप प्रश्न को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ आपको सीखना है क्योंकि परीक्षा में बिल्कुल कम समय, इसीलिए सिर्फ वीवीआई प्रश्न नहीं मालूम है तो याद करते चलिएगा, नहीं तो एग्जाम में आपको पछताना पड़ेगा कि ये प्रश्न हमने आपको बताया था लेकिन आपने याद नहीं किया, तो ये गलती आपका है। कह रहा लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है सर? इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न है, एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, तो आपको ऐसे पढ़ेंगे कि लेंस का क्षमता उसके फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है 1/f। तो 1/f हम कैसे निकालते हैं, 1f किस में नापते हैं, मीटर में, क्योंकि फोकस दूरी है तो मीटर ऊपर जाके क्या हो जाता है, मीटर इनवर्स, और इसको बोलते हैं डायऑप्टर। तो यही मीटर इनवर्स कहां पे दिया गया है, ऑप्शन सी। बिल्कुल सही, बिल्कुल आसान आसान प्रश्न है, सिर्फ लॉजिकल प्रश्न, कॉन्सेप्ट आप सीखे हैं तो अच्छा से आंसर कमेंट कर पाएंगे। ऑप्शन सी अपने को सही आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं सर, बात करते हैं 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न, अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपको किसी हाल में गलत नहीं करना है। सभी विद्यार्थी इसका कमेंट एक साथ करेंगे, बिल्कुल सही सबका जवाब आना चाहिए। कह रहा है चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। सही सही सभी विद्यार्थी को आंसर कमेंट करना है। मैं देख रहा हूं कितने विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। काफी स्टूडेंट मैं देख रहा हूं बिल्कुल सही सही प्रश्न का सिर्फ धुआं धुआं मचाए हैं। ऑप्शन डी कमेंट में भर दिए हैं। आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। समझिए आपका साइंस में जो है बिल्कुल शानदार रिजल्ट आएगा। चंद्रमा पर खड़ा होकर जो अंतरिक्ष यात्री आकाश को देखता है तो उसे आकाश काला प्रतीत दिखाई देता है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 6ठे नंबर प्रश्न का। कह रहा है विद्युत धारा की प्रबलता को नापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? विच इज यूज टू मेजर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमको इलेक्ट्रिक करंट को सर मापना है, नापना है, तो उसके लिए हम इसमें से किसका उपयोग करेंगे, किस डिवाइस का उपयोग करेंगे, यही आपसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पे इसलिए लिखा आ रहा है कि सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आपको मिलेगा। तो छठा का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। आपको ओएमआर शीट मिलेगा, ऑप्शन ए अपने को कलर करके आना है। आप जानते हैं ए मीटर से हम विद्युत धारा मापते हैं और वहीं पे वोल्ट मीटर से हम लोग क्या मापते हैं, तो विभवांतर, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 7 नंबर प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने में प्रायः किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है। आपको बनाना है कि हम लोग विद्युत चुंबक जो बनाते हैं उसमें किस पदार्थ के छड़ का उपयोग करते हैं, तो नरम लोहा, सॉफ्ट आयरन के छड़ का प्रयोग करते हैं। याद रखेंगे सर ऑप्शन ए, बिल्कुल सही। काफी छात्र सही सही आंसर दे रहे हैं, इसी तरह आंसर देते चलिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलिएगा। ऑप्शन ए अपने को सही आंसर करना है। अभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न चल रहा है, आगे हम लोग आप लोग सिर्फ थ्योरी लेकर, सब्जेक्टिव प्रश्न जिसमें सिर्फ जो महत्वपूर्ण थ्योरेटिकल प्रश्न है उसको लेकर भी सीखेंगे। घबराने की कोई बात नहीं, एग्जाम तक सिर्फ महत्वपूर्ण क्लास आएगा इस चैनल पे, इतना आप देख लेंगे आपका शानदार रिजल्ट आएगा। कह रहा है कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। आपको बताना है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है। देखते देखते आंसर कमेंट करना है। तो अपवाद से प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, कितना बार इसको बिहार बोर्ड पूछ चुका है। ऑप्शन बी ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक होता है, अपवाद है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न। कह रहा है आपसे कि आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्व का धात्विक गुण, क्या आपसे पूछा कि आवर्त सारणी में वर्ग में हम लोग ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो तत्व का जो धात्विक गुण होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए ऊपर से नीचे जा रहे हैं और धात्विक गुण पूछा है तो बढ़ता है, इंक्रीज होगा। ऑप्शन सी 9 का सही आंसर आपको करना है। आगे बढ़ते हैं गुरुजी, बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न। बड़ा शानदार प्रश्न है। कह रहा है ये अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहेंगे। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है। कह रहा है कि आपसे कि -COOH इस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं सर। तो जो भी विद्यार्थी कह रहा है ऑप्शन सी, तो आपका चला आंसर बिल्कुल सही होगा। काफी विद्यार्थी सही से आंसर दे रहे हैं। COOH को हम लोग क्या बोलेंगे, अम्ल, क्योंकि आप पढ़े होंगे COH को एक कौन सा अभिक्रियाशील मूलक इसे हम लोग बोलते हैं, तो कहिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड अर्थात कि कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये सभी आपके केमिस्ट्री से प्रश्न था। इसी अभिक्रियाशील मूलक के उदाहरण में हम लोग पढ़ते हैं आपका मेथेनोइक अम्ल जिसमें H जुड़ जाता है, COH उसी तरह रहेगा, या एथेनोइक अम्ल CH3 आपका COOH, ये सभी हम लोग पढ़ते हैं। तो अभिक्रियाशील मूलक COH को क्या कहेंगे, ऑप्शन सी। अगर दूसरा आप आंसर कमेंट करें तो याद रखिए कोई गलती आपको नहीं करना, क्योंकि बिल्कुल हम लोग 100% राइट आंसर की बात कर रहे हैं जो NCERT के अकॉर्डिंग सही है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर
प्रश्न आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है, पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। कह रहा है हीलियम कैसा तत्व है, व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट इज हीलियम इज। आपको बताना है कि हीलियम किस टाइप का तत्व है। ऑप्शन आपको 4 दिखाई दे रहा है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। नहीं मालूम है तो याद रखेंगे हीलियम जो है इनएक्टिव तत्व है, अक्रिय तत्व है। OMR सीट मिलेगा 11 का ऑप्शन है, आपको कलर करके आ जाना है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 12 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है। 12 नंबर प्रश्न है आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। काफी शानदार प्रश्न है। कह रहा है आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं सर, तो बउआ टाइप प्रश्न। ऑप्शन डी, कितना बार मैं ही आपको मॉडल पेपर में रटाया हूं। ऑप्शन डी सर 18 वर्ग हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी अपने को सही आंसर करना है। 13 नंबर प्रश्न आ गया। कह रहा है जल का पीएच मान कितना होता है। आपको जल का पीएच वैल्यू बताना है कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर। ध्यान से देखिएगा, जल का मतलब क्या होता है, शुद्ध जल। यहाँ पे नहीं लिखा रहेगा, शुद्ध जल पूछेगा तभी ऑप्शन बी करेंगे 7, अगर अशुद्ध रहेगा तब 7 से कम होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर करना है आपको 13 नंबर प्रश्न का। 14 नंबर प्रश्न की बात करेंगे सर। प्रश्न अपने से कह रहा है कि किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाता है। किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकल रहा है तो इसे ही तो हम बोलते हैं अवकरण, रिडक्शन। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी। जो विद्यार्थी ऑप्शन बी देखते देखते कमेंट कर दिए हैं, आपका समझिए तैयारी बिल्कुल शानदार है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हर एक क्लास को देखते हैं। और वही कहता कि ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। तब ऑप्शन ए होता। और इसमें क्या पूछा कि ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है, देखिए यहाँ पे रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन, तो अवकरण हो जाएगा सर, कोई कंफ्यूजन नहीं, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न। क्या कर रहा है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन होते हैं। अभी तक अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो मैं पिछले क्लास में देखे यहाँ पे तूफानी लाल आपको समझा रहा है कि वीडियो को ऐसे ही आपको जो लाइक बटन है दाबकर लाइक करना है, क्योंकि आपके लिए क्लासेस चल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। उसके साथ साथ अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन यहाँ पे शो कर रहा है, ऐसे आपको नीचे मिल जाएगा, सब्सक्राइब करके रखिए। क्योंकि एग्जाम तक आप जानते हैं, जो भी छात्र चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं, कि हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं कि ये नहीं हम सोचते कि आपको हम 5000 प्रश्न बताएं और उसमें से मात्र 50 प्रश्न आए, ये कोई जरूरी नहीं। हम प्रयास करते हैं कि हम आपको 500 ही प्रश्न बताएं, लेकिन उसमें से 50 आ जाए, क्योंकि आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ना है। मैथ पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, संस्कृत, हिंदी, नॉन हिंदी, मैथिली, जो आपका सब्जेक्ट होगा। सोशल साइंस में 5-5 बुक, तो एक ही दिन भर मैं आपको सिर्फ 5000 10,000 ऑब्जेक्टिव बताते रहूं, उससे कोई बेनिफिट नहीं। आपको 40 ही ऑब्जेक्टिव बनाना है। तो इसीलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि आपके पास समय हो, ताकि आप सेल्फ से अपना रिवीजन भी करें और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है सिर्फ उसी की जानकारी हम लोग इस चैनल पर लेकर आते हैं। तो क्या पूछा, पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन को हम क्या बोलेंगे सर, तो शाकाहारी है हिरन। तो प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर होता है। आप समझ रहे हैं, जो घास फूस होगा, जो हरे पेड़ पौधे, उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पादक। इसको जो खाता है वही तो होता है शाकाहारी। जो प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में। तो इसका राइट आंसर आपको क्या कर देना है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं सर, बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न। प्रश्न अपने से कह रहा है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर से प्रश्न है, तो याद रखेंगे तंत्रिका एवं रसायन दोनों द्वारा, तंत्रिका तंत्र और रसायन के द्वारा, दोनों के द्वारा हमारे शरीर में क्या होता है, जैविक कार्यों का नियंत्रण। तो ऑप्शन सी अपने को सही आंसर कर देना है। 17 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसे कई बार बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनेगा। जल्दी से आंसर दीजिए, ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। जो भी छात्र कह रहा है कि ऑप्शन सी NH3, तो आपका बिल्कुल सही, अमीनो अम्ल का विखंडन होगा तो NH3 बनता है। तो ऑप्शन सी अपने को सही आंसर करना है। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि हृदय में बेस्म के शिथिलन कहलाता है। हृदय में जो बेस्म का जब शिथिलन होने लगता है तो उसे हम क्या बोलते हैं। बायोलॉजी से प्रश्न है, नहीं मालूम है तो याद रखेंगे ऑप्शन बी, डायस्टॉल उसे बोलते हैं। जब बेस्म का देखिए यहाँ पे क्या पूछा था, शिथिलन हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायस्टॉल। तो ऑप्शन बी अपने को सही आंसर करना है। काफी शानदार प्रश्न है। आगे बढ़ेंगे, 19 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछा है कि इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। अमीबा किसके सहायता से भोजन पकड़ता है, तो ये तो आपको मैं प्रश्न बोला, वैसे ही आपको आंसर कमेंट कर देना है कि सर ऑप्शन ए, कूटपाद के सहायता से। बिल्कुल सही, अमीबा ऐसे कूटपाद के सहायता से क्या पकड़ता है, भोजन पकड़ता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है 19 नंबर प्रश्न का। 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि आयोडीन के कमी से रोग होता है। ये भी प्रश्न कई बार हम लोग सीखेंगे क्योंकि ये सभी VBI प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि आयोडीन के कमी से कौन सा रोग होता है सर, तो घेंघा रोग होता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर करेंगे। ये अब आगे बढ़ते हैं, सिर्फ अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ने से काम नहीं चलेगा, काफी ऑब्जेक्टिव की चर्चा कर चुके हैं। चलिए कुछ साइंस के आपके पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के
थ्योरी को लेकर सीखते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न को। मैं प्रश्न आपसे पूछूंगा, आप उसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप आंसर दीजिएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि तूफानी लाल जिस बात को इशारा कर रहा है आप लाइक कर दिए होंगे, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लिया है। चलिए हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करेंगे। अब कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है, मौखिक प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है। अभी मैं अपवर्तनांक निकालना सिखा रहा था तो आपसे बताया, तो अगर आपका ध्यान होगा क्लास में तो आप कमेंट करेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल सही, यही होता है, लिखते चलिएगा, नहीं मालूम होगा तो। उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, देखिएगा यहां से कितना ज्यादा प्रश्न मिलेगा, इतना आप रट लीजिए आपके लिए काफी है। कह रहा है उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है। सर तो उत्तल दर्पण है तो कैसा होगा, काल्पनिक होगा। बिल्कुल सही, काल्पनिक। आंसर लिखकर कमेंट करते चलिए आपका थ्योरी कितना याद किए हैं, सब्जेक्टिव प्रश्न की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है सर, तो अपवर्तन पूछेगा या परावर्तन, नहीं तो हर मॉडल पेपर में आजकल प्रश्न आ रहा है, इतना वीवीआई इसको बिहार बोर्ड बना दिया है। 2, तो कितना नियम है, 2 इसका सही आंसर है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि बैटरी से प्राप्त धारा किस प्रकार की होती है। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में कि बैटरी से हम लोग किस प्रकार की धारा प्रवाहित करते हैं। तो जिन छात्रों को नहीं मालूम है याद रखेंगे दिष्ट धारा, और जो भी छात्र कमेंट करें कि दिष्ट धारा सर प्राप्त करते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि विद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर का एसआई मात्रक क्या होता है सर, वाट होता है, याद रखेंगे वाट होता है। ऐसे ही अब हम लोग जो भी क्लास लाएंगे, अब आगे हम लोग ये भी सोचिए मौखिक प्रश्न है, लेकिन आगे आप लोग का डिमांड आता है तो ऑब्जेक्टिव कुछ चर्चा करेंगे और उसका साथ साथ 2 अंक वाले प्रश्न, 5 अंक वाले प्रश्न, 4 अंक वाले प्रश्न भी सीखेंगे। बस आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर वैसा क्लास भी आप चाहते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों की तैयारी हो, क्योंकि आप देख रहे हैं चारों तरफ सिर्फ ऑब्जेक्टिव, आप कितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव रट चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं केमिस्ट्री से प्रश्न। कह रहा है हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कौन सा बंधन बनता है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। क्या पूछा है आपसे कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच कौन सा बंध बनता है, तो H2। कौन सा बंधन बनेगा सर, डबल बॉन्ड। बिल्कुल सही, द्वि बंधन बनता है, द्विया बंध डबल बॉन्ड। आगे देखिए क्या कर रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे, इसलिए मैं बोलता हूं सब्सक्राइब करके रखिए और डेली 6:30 PM पे क्लास कीजिए। अगर क्लास छूटता है तो बाद में भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्या कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है। तो बिल्कुल ये आसान प्रश्न है लेकिन काफी महत्वपूर्ण है, CaSO4 हाफ H2, यही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का रासायनिक सूत्र। आगे बढ़ते हैं, चलिए रासायनिक समीकरण संतुलित करने के बारे में भी प्रश्न मिल गया। कह रहा है यहाँ पे देखिएगा, इधर मैं लिख दे रहा हूं ताकि क्लियर हम लोग समझ लें। कह रहा है इसको संतुलित कीजिए, बड़ा शानदार प्रश्न है, बिल्कुल आसान भी है लेकिन कह रहा है कि संतुलित कीजिए सर। तो चलिए इधर से ही मैं देख रहा हूं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन इस साइड में कितना है सर, 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो इधर भी ऑक्सीजन 2, तो यहाँ पे नीचे तो जोड़ नहीं सकते, यहाँ पे हम लिख देंगे, तो अब हो गया ऑक्सीजन 2 और इधर भी ऑक्सीजन 2। चलिए ये बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन को हमने क्या किया, बैलेंस कर दिया। यहाँ पे देखिए सोडियम Na कितना है सर, 2, और यहाँ पे 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 है। इधर सोडियम कितना है, 1, अब यहाँ पे 4 बैठा देंगे, बस हो गया। कितना आसान काम था। और ऐसा हमेशा 1 नंबर में प्रश्न पूछ देता है, 2 अंक में 2-2 दे देगा प्रश्न, कहेगा संतुलित कीजिए। तो अब देखिए संतुलित हो गया, यहाँ पे Na अब सोडियम कितना हो गया, 4, इधर भी 2 में 2 से गुना होकर 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, बिल्कुल सही, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं, कह रहा है कि एक निष्क्रिय गैस का नाम लिखें। कोई भी एक निष्क्रिय गैस बता दीजिए, जैसे मैं एक बता दिया नियोन, आप कोई भी बता सकते हैं। कह रहा है कि एक निष्क्रिय गैस का नाम लिखना है तो नियोन होता है। आगे कह रहा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड को परिभाषित करें। आपसे क्या पूछ रहा है, उभयधर्मी ऑक्साइड का परिभाषा बताइए। तो ध्यान से मेरे बात को सुनिएगा, अगर नहीं मालूम होगा तो ऐसे धातु के ऑक्साइड, क्या मैं बोल रहा हूं कि ऐसे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल या क्षारक के साथ अभिक्रिया दोनों के साथ, अर्थात कि अम्ल तथा क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बना देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। बिल्कुल सही, याद रखेंगे सर कि ऐसे धातु के ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल बना देते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। अगर मेरे बात को आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड धातु के ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बायोलॉजी से कुछ प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है वृद्धि हार्मोन स्रावित करने वाले अंतःस्रावित ग्रंथि का नाम क्या है। कह रहा है आपको बताना है कि किस अंतःस्रावी ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है।
चलिए आंसर जरूर दीजिएगा इस प्रश्न का, क्या होगा सही आंसर। तो छात्र कमेंट किए पिट्यूटरी ग्लैंड, आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि पूछा था कि वृद्धि हार्मोन कहां से स्रावित होता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि से, बिल्कुल सही। आगे देखिए, मैं बोला शुरू में सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्न, कितना महत्वपूर्ण आपके थ्योरी का रिवीजन हो रहा है और सभी बुक का आपका रिवीजन हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, और यूनिक प्रश्न है। कह रहा है डीएनए का पूरा नाम, यहां से काफी प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम के पेपर में देखने को मिलेगा, तो याद करते चलिएगा। चलिए बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, सर डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। आप याद किए होंगे, इसे नहीं याद होगा तो याद रखिएगा, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। एग्जाम में भी पूछता है डीएनए का फुल फॉर्म, और यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शन देगा, तो उसमें जहां पे लिखा रहेगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, वहीं आपको सही आंसर करना है। आगे 23 नंबर प्रश्न है कि रक्त में अर्थात कि ब्लड का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है। ये तो प्रश्न बिल्कुल आसान है, इसका आंसर आपको गलत नहीं करना है। तो भी विद्यार्थी कह रहा है कि सर हीमोग्लोबिन के कारण होता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। आगे नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन किस अंगक में होता है। अर्थात कि श्वसन क्रिया में आप जानते हैं ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, तो किस जगह पे होता है। श्वसन में ग्लूकोज का जो पूर्ण विघटन होता है वो आपके कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बिल्कुल सही, कोशिका में होता है। और कोशिका के अंदर किस में होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ये आपको याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, याद रखेंगे। आगे कह रहा है कोई 2 जैव अनिम्नकरणीय अपशिष्ट का नाम लिखिए। ये आपको पर्यावरण चैप्टर में पढ़ना है कि जैव निम्नकरणीय पदार्थ, जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ। तो वहीं पूछा है कोई 2 जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ का नाम बता दीजिए, तो कोई भी 2 आप बता सकते हैं कि प्लास्टिक और सीसा। चलिए थ्योरी का भी रिवीजन करते चलिएगा, क्योंकि सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद करने से काम नहीं चलेगा। आप सोचिए ये हम लोग याद कर रहे हैं, तो यहां से जो मैं परिभाषा बता रहा हूं, इसे अगर आप ध्यान से सुनकर याद करेंगे तो आप 2 नंबर वाले प्रश्न भी बना पाएंगे। तभी आपका ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव दोनों कमांड हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, व्हाट इज रियल इमेज, यही प्रश्न आपसे पूछ रहा है। प्रश्न देखिए 2 अंक में भी पूछता है, तो आप इसका परिभाषा बुक से देखकर याद कर लीजिएगा। ऐसे में बता दे रहा हूं आपको, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि प्रकाश की किरणें अपरावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है उसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, और इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। 2 अंक का प्रश्न रहेगा, इतना आप लिख दीजिएगा तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि प्रकाश की किरण का चाहे परावर्तन हो या अपवर्तन हो, उसके बाद जिस बिंदु पर काटती है वास्तव रूप में, आप जानते हैं ना, तो बिंदु पर काटेगी नहीं तो काटती हुई प्रतीत होगी, तो जब काटती हुई प्रतीत होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब। लेकिन जब काटती है वास्तविक रूप से कटान करती है, तो उसी वास्तविक कटान को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, बिल्कुल सही। आगे कह रहा है इंद्रधनुष किस प्रकार का वर्णपट है। पूछ रहा है कि इंद्रधनुष जो है किस टाइप का स्पेक्ट्रम है सर, तो प्राकृतिक है, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। इंद्रधनुष प्राकृतिक घटना है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, प्राकृतिक। कह रहा है आगे देखिए ए मीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है। बड़ा शानदार शानदार प्रश्न मिल रहा है। कह रहा है ए मीटर को विद्युत परिपथ में हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं सर, तो श्रेणी क्रम। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहां से देखिएगा कितना ज्यादा पेपर में प्रश्न आएगा। जब ए मीटर पूछेगा तो याद रखना है श्रेणी क्रम। वहीं पे यहां पे पूछ दे वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं, तो पार्श्व क्रम अर्थात कि समानांतर क्रम में। आगे देखिए इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न इसके नीचे है। कह रहा है विद्युत हीटर की तार किस मिश्र धातु का होता है। तो विद्युत हीटर पूछा है तो किस मिश्र धातु का होता है, नाइक्रोम, बिल्कुल सही। काफी विद्यार्थी सही से आंसर दे रहे हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तभी चिंता लेने की कोई बात नहीं है, मैं सही आंसर इसीलिए लिखा रहा हूं, लिख लिख कर याद कर लीजिएगा, काफी आपका शानदार रिजल्ट आएगा। आगे कह रहा है कि दिष्ट धारा के स्रोत का नाम लिखें, अर्थात कि दिष्ट धारा जो है किस सोर्स से हम लोग डायरेक्ट करंट डीसी प्राप्त कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, बैटरी, बिल्कुल सही। बैटरी से हम लोग कौन सा करंट प्राप्त कर सकते हैं, डीसी, डायरेक्ट करंट। तो आपको यहां पे क्या रखना है, डीसी, बैटरी ऑप्शन में रहेगा, आपको सही आंसर कर देना है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रासायनिक समीकरण को इस नियम को पूरा करने के लिए संतुलित किया जाता है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। प्रश्न पूछा था कि रासायनिक समीकरण को किस नियम को पूरा करने के लिए संतुलित करते हैं, तो ये भी वीवीआई प्रश्न है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम, मास कंजर्वेशन जो लॉ होता है, आप जानते हैं, आप पढ़े भी होंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए बार बार पूछ रहा है तो अब तो आपको याद हो गया, CaSO4 हाफ H2O, बिल्कुल सही। आगे कह रहा है कि लोहे को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भी प्रश्न कई बार पूछा गया है।
तो लोहे को जिंक लेपित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन। और आप जानते हैं इसमें क्या करते हैं कि लोहा पर जो होता है जस्ता का परत चढ़ा दिया जाता है, जिससे कि लोहा का संक्षारण नहीं हो और लोहा काफी दिन तक सुरक्षित रह सके, तो ये गैल्वेनीकरण इसे कहेंगे। कार्बन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको बताना है कि कार्बन के बाहरी कोश में, तो आप जानते हैं कितना होगा, 4। बिल्कुल सही, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इसका सही आंसर कर देना है। कह रहा है सोडियम की परमाणु संख्या सर, तो देखते देखते आपको कमेंट करना है 11। क्या होता है, 11 अर्थात की 11। सभी प्रश्न याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सोडियम का परमाणु संख्या 11। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, किण्वन क्या है। आपसे क्या पूछा कि किण्वन क्या है, तो देखिए आप श्वसन 2 प्रकार के हम लोग श्वसन पढ़ते हैं बायोलॉजी में, एक वायुवीय श्वसन, दूसरा होता है अपना अवायुवीय श्वसन। तो ध्यान से इसका परिभाषा समझिएगा, क्या पूछा था, किण्वन क्या है, तो अवायुवीय श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल तथा CO2 में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाता है, किण्वन। इसको याद रखना है कि अवायुवीय श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और CO2 में परिवर्तित हो जाता है, इसी क्रिया को कहते हैं किण्वन। आगे कह रहा है कि रक्त में प्लेटलेटस का क्या काम है, रक्त में प्लेटलेटस का कार्य क्या होता है सर, तो ये रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, याद रखिएगा, रक्त का थक्का जमने में। आगे कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक के नाम लिखें, तो आप जानते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक क्या होते हैं, पहला होता है जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक। ये सभी NCERT का प्रश्न है, तो पहला क्या होगा, जैविक घटक और दूसरा हो जाएगा अजैविक घटक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हाइड्रा में जनन किस विधि द्वारा होता है, तो हाइड्रा में जनन आप जानते हैं किस विधि से होता है, मुकुलन विधि से, याद करते चलिएगा, मुकुलन विधि से होता है हाइड्रा में जनन। नेक्स्ट प्रश्न है फल पकाने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं सर, तो एथिलीन। बिल्कुल सही, फल पकाने वाले हार्मोन को हम लोग क्या कहते हैं, एथिलीन कहते हैं। आज के क्लास को हम लोग यहीं पे रोकेंगे। अगर आगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि ऐसे ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिक्स करके 2 अंक वाले प्रश्न की भी हम लोग चर्चा करें, तो उसके बारे में अगर आपका कमेंट आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही हम लोग 1 नंबर वाले, फिर 2 नंबर वाले, फिर 4 नंबर वाले सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सभी विषय के प्रश्न की चर्चा करेंगे। क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।